हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और अध्याय का हमारा जो मुख्य विषय होगा स्वतंत्रता आंदोलन होगा। 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित होगा। लेखिका हैं चपला देवी। ठीक, चपला देवी हैं वो द्विवेदी युग की लेखिका रही हैं और चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। आज़ादी यूं ही नहीं पाई है, लेखकों ने भी उसमें अपना योगदान दिया है और पुरुष लेखकों के अलावा महिला लेखकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह बात चपला देवी के इस लेख के माध्यम से पता चलेगी। उनमें से एक लेखिका है चपला देवी, वो भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, उनका नाम इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाता है, नहीं जान पाते हैं लोग, गुमनामी में वो गायब हो जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। इतिहास में उनका वैसे नाम नहीं आता है, स्थान नहीं आता है, परिचय नहीं आता है, लेकिन उनका लेखन भी उत्कृष्ट था। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 क्रांति के विद्रोही नेता दूदू पंत नाना साहब, उसकी पुत्री थी बालिका मैना। वो आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। एक प्रकार से उसने भी आज़ादी के आंदोलन में मानो भाग लिया था, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। किसको? मैना देवी। मैना देवी को अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। नाना साहब की छोटी सी पुत्री थी वो। बड़ी भयानक घटना थी, भावुक घटना थी, मन को पसीज देने वाली घटना थी। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। बहुत ही मार्मिक रचना है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। देखो, हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं चलती हैं। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, डायरी लेखन है। उसी प्रकार रिपोर्ताज लेखन भी होता है, मानो हम किसी की घटना की एक रिपोर्ट प्रकट कर रहे हैं तथ्यों के साथ। तो ये रिपोर्ताज का एक प्रारंभिक रूप कह सकते हैं इस पूरे लेख को। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया, तो उनका जीवन का जो ये उत्कर्ष है, उनके जीवन का ये जो बलिदान है, ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए, सम्मान की बात है कि उन लोगों ने अपने प्राण तक दे दी। यही ने सोचा कि प्राण देने के बाद उन्हें क्या मिलेगा, मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज सब स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने प्राण केवल देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत कहते हैं भूली हुई परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के, ये एक पत्रिका है, उसके बलिदान अंक से लिया गया है। भी आने वाली जो किशोर पीढ़ी है उसको भी परिचित कराना जरूरी होता है कि किस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए भाग लेने वालों में बड़ों से लेकर के छोटे तक भी थे और उन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। ये परिचय देना, ये बात बताना, ये इसका उद्देश्य रहा। हिंदू पंच पत्रिका है, उसके बलिदान अंक से इस लेख को लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएंगे, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। दूसरी भाषा में दूसरे भाव से लिखा गया है, ये ऐसा नहीं है। जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा रूप, वैसा का वैसा मुद्रित आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। जैसा लेखिका ने लिखा है, रचनाकार ने लिखा है, वैसा का वैसा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिससे मौलिकता बनी रहे, असलियत बनी रहे, सच्चाई बनी रहे। देखिए क्या है।
पाठ का शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इसके बारे में जानेंगे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। बड़ी भूल होगी कि वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सके और उसे महल में छोड़कर चले। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर में उनके महल था, बहुत बड़ा महल था। पिता नाना साहब के साथ रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह, नहीं जिसका कोई अपराध ही नहीं है, निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अंग्रेजों ने उस निरीह, जिसका कोई अपराध नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, शांत है प्राणी, उस निरपराध देवी को आग में जला डाला। देवी मैना छोटी बालिका है, ज़्यादा बड़ी नहीं है उम्र में। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, पिघला देता है। कितना भी कठोर हृदय हो, उसके मन में भी मार्मिकता जगा देता है, ऐसा वर्णन किया गया है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर आया, और बिठूर में क्या था, नाना साहब का महल था। ठीक, बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूटा सबसे पहले। वहाँ जो कीमती सामान था उसे लूटा, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, कुछ ज़्यादा धन नहीं लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया कि उनकी ये जो निशानी है नाना साहब की, जिन्होंने हमारे खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, उस महल को ही नष्ट कर देंगे तोप के गोले चला कर। सैनिक दल ने जब वहां तोप लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उस महल को उड़ाना चाहा, नष्ट करना चाहा, एक छोटी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि जब पूरे महल को उन्होंने लूटा तो कोई नहीं था, अब ये बालिका कहाँ से आई? क्योंकि महल लूटने के समय बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब ये कहाँ से प्रकट हो गई? बड़ा आश्चर्य था उन्हें। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया कि आप गोले मत बरसाइए, आप इस महल को मत गिराइए। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। दया आई तो सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती, कि आप चाहती क्या है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, अंग्रेजी आती थी उसे, कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगी? क्या आप इस महल को छोड़ सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं? सेनापति कहते हैं, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? इस महल को क्यों बचाना चाहती हो? क्या उद्देश्य है, किस कारण से? बालिका कहती है कि आप ही बताइए कि यह महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप क्यों इस महल को गिराना चाहते हैं? क्या फायदा होगा महल गिराने से आपका? सेनापति कहते हैं, यह महल, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है कि उस विद्रोही नेता का कोई भी अंश, कोई भी निशानी, कोई भी वस्तु इस धरती पर न रहे, उसको नष्ट कर दिया जाए। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। दोषी कौन है, महल, या जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वो विरोधी हैं, दोषी हैं, दुश्मन हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? इस जड़ पदार्थ ने आपका क्या बुरा किया भाई? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, आप इसको मत तोड़िए, ये मेरा प्रिय स्थान है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, तो आप इस स्थान को बचाएं, इसे तोड़े नहीं। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए
सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज, मेरी नौकरी यह कहती है कि मुझे आदेश की पालना करनी चाहिए और ये मकान गिराना चाहिए। मैं कैसे रोक सकता हूँ? इस पर बालिका ने अपने परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, ये नाम है उनका, जनरल हे, जो सेनापति हैं। आप जनरल हे हैं, मैं आपको जानती हूँ। आपकी प्यारी कन्या मेरी, कन्या का नाम क्या है? मेरी। ठीक, तो आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपकी बेटी और मेरा बड़ा अच्छा प्रेम संबंध था। हम दोस्त थे, मित्र थी, सहेली थी वो मेरी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, लगातार आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी, गहरी दोस्ती थी हमारी। उस समय आप भी हमारे घर आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मैं आपको पहचान गई। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए। मुझे लगता है कि आप उन बातों को भूल गए। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। जनरल हे की बेटी जो मेरी थी, उसकी ऐसा मृत्यु हो गई थी और उस की मृत्यु के कारण बालिका मैना भी कहती है कि मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है, सहेज कर रखी है, आपकी बेटी की एक चिट्ठी मैंने। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, ये तो नाना साहब की बेटी है मैना। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब सहेली। वैसे सहचरी का मतलब होता है साथ भ्रमण करने वाली। सहचर साथ भ्रमण करने वाला, घूमने वाला, तो दोस्त होता है साथ भ्रमण करने वाला। तो मेरी की तुम क्या हो? सहचरी हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता ना। ये आदेश मेरा नहीं है, सरकार का है, और मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसका आदेश मैं टाल नहीं सकता था। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूँगा कि तुम्हारी रक्षा हो जाए। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां पहुंचे। जनरल हे के साथ प्रधान सेनापति आ गए हैं, जनरल आउट्रम, और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? क्या देरी है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं उड़ाया अभी तक, क्यों देर हो रही है? सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? देखिए, कोशिश करते हैं सेनापति हे जनरल आउटरम से, अपने से बड़े अधिकारी से विनय पूर्वक निवेदन भी करते हैं कि क्या किसी तरीके से ये महल बच सकता है। जनरल आउटरम क्या कहते हैं, देखिए, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। ये तो गवर्नर जनरल ही कह सकते हैं, देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, मालिक हैं, गवर्नर जनरल उस समय के, वो अगर आदेश दें तो शायद महल बच सकता है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश का या महल पर दया दिखाना असंभव है। नाना के महल पर और उनके वंशज पर किसी पर भी दया दिखाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, नहीं दिखा सकते उस पर दया। सेनापति हे कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय जिसे बोलते हैं, बाद में वाइसराय हो गए, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनको इस विषय का एक तार देना चाहिए कि किसी तरह उस महल को बचाया जा सकता है क्या, छोड़ सकते हैं क्या, तोड़े बिना।
तो हम टेलीग्राम भेज सकते हैं, तार भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी संदेशा भेज सकते हैं। आउटरम आउटरम कहता है आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं भाई। जनरल हे से कहते हैं, सेनापति हे से, कि आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की इस लड़की को गिरफ्तार किए बिना छोड़ ही नहीं सकते। हमें आदेश मिला है कि इस लड़की को गिरफ्तार करना है और इस महल को तोड़ना है, नष्ट करना है, पूरी तरीके से भ्रष्ट करना है इसको। लेकिन आप इसे बचाना क्यों चाहते हैं। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। चले जाते हैं सेनापति हे, क्या करते हैं। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया, दोबारा से घेर लेते हैं। किसका, नाना साहब का। इस बार जनरल आउटरम है, हे हैं वो बेचारे प्रयास करके वहां से लौट जाते। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य, खोज नहीं पाए। सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। मैना को ढूंढ नहीं पाते हैं। आगे क्या होता है कि क्या वो महल को पूरी तरीके से तोड़ देंगे, मैना को ढूंढ लेंगे, जला देंगे। जनरल हे क्या करेंगे, आगे की घटना हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे लेकर के। मैं समझता हूं कि ये चैप्टर बड़ा मार्मिक है और यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।